अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे आगे में कहेंगे खुश आमदीद। एक नई एनर्जी के साथ दिन का करते हैं आगाज़। वैसे तो दिसंबर का महीना यानी साल का आखिरी महीना यानी 2023 को गुड बाय कहने का महीना, और अब कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया साल नौ का जश्न मनाएगी। और हर साल के शुरू होने से कबल जिस तरह से लोग अपने अहदाफ का तयन करते हैं, गोल्स सेट करते हैं, जैसे 2024 के लिए हम सब गोल्स सेट करेंगे कि 2024 में हमें क्या क्या करना है, क्या हमारे अहदाफ हैं, और उस साल उन्हें हासिल करने की हम कोशिश करेंगे, जस्तजू करेंगे। वैसे अगर मुस्तकबिल की बात करें, ज़रा मुस्तकबिल का हाल अगर हम कहें जानता कोई नहीं, लेकिन अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो इल्म नजूम के माहिरीन कुछ प्रेडिक्शन ज़रूर देते हैं और सितारों की रोशनी में कुछ पेश गोयां ज़रूर करते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि आपके आने वाला साल कैसा साबित हो सकता है। कभी कभी पेशगोयां गलत साबित हो जाती हैं और कभी कभी ठीक साबित हो जाती हैं। तो हम ज़रूर ये जानेंगे कि माहिरीन के मुताबिक वो कौन से 3 सितारे हैं जो साल 2024 में खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न की। नए साल का ये पहला सितारा होगा जो इस साल दूसरों के मुकाबले में खुशकिस्मत रहेगा, खासा लकी रहेगा। वो चीज़ें जो आपके रवां साल में नामुकम्मल रहीं तो कभी इम्कान है कि 2024 में वो पूरी हो जाएंगी। तो जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं उनके लिए बड़ी अहम बात, जो इस पे बिलीव करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वही बात है कि पेशगोयां होती हैं, कभी सही कभी गलत हो जाती हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कि बड़ी कामयाबी का साल ये होगा, ये माहिर इल्म नजूम बता रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर मई की बात करें, मई के एंड का जिक्र करें, नहीं मई 2024, तो जो गोल आपने सेट किया है आपका वो गोल मई के एंड में पूरा हो सकता है। और अप्रैल आपके लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छा महीना होगा और कुदरत की तरफ से मिलने वाले जो मौके हैं, जो इशारे हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। ख़तरात मोल अगर आप लें और अपने ख्वाबों को पूरा करने की हिम्मत करें तो फिर सितारे आपके हक में हैं। अब बात करते हैं टॉरस के बुर्ज सौर की। बुर्ज सौर यानी टॉरस, इससे ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो इस साल यानी 2024 में खुशकिस्मत रहेंगे और मई के आखिर तक आपको कई मौके मिलेंगे जिनके तहत आप अपने मकासद में कामयाब हो सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, वो दरियाफ्त करने, रिस्क लेने, नए तजर्बात करने, ये बेहतरीन वक्त होगा 2024 का आपके लिए, टॉरस वालों के लिए। और इन सब में अगर हम हेल्थ की बात करें तो आपने हेल्थ पे बड़ा फोकस करना है, हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करना। कोशिश क्या करनी है, बेहतरीन ग़िज़ा खानी है, आपने हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी है ताकि आप जहन के साथ साथ जिस्म भी आपका तंदुरुस्त और तवाना रहे, फिर आप आगे बढ़ते चले जाएं। लास्ट में जो तीसरा सितारा आज हमने चूज़ किया है वो है जेमिनी यानी बुर्ज जूज़ा। मई का जो आखिर है वो बुर्ज जूज़ा से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए किस्मत के दरवाजे खोल रहा है, यानी ऐसा महसूस होगा जैसे किस्मत बड़ी मेहरबान हो गई है। और मई से लेकर साल के आखिर तक ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात आपके हक में है, यानी हर चीज़ आपको अपने फेवर में नज़र आती है। जो डिसीजंस आप ले रहे होते हैं वो आपके फेवरेबल एनवायरनमेंट में मिल रहे होते हैं और नाकाबिले यकीन मौक़े आपको हासिल होंगे। 2024 एक नाकाबिले फरामोश साल बनाने के लिए इन मौक़ों से आपको फ़ायदा उठाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप पे भरोसा करना है आपको। जो काम आप कर रहे हैं पूरे यकीन के साथ आपने वो काम करना है, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि वो जो काम आप करने वाले हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। ये तो बात होगी 3 उन सितारों की जो कि आइंदा आने वाले साल यानी 2024 में आपके लिए खुशकिस्मत हो सकते हैं। और आइंदा चलकर हम बाकी सितारों के बाद भी ज़रूर बताएंगे आपको कि बाकी सितारों का हाल क्या होगा। चलें जी, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भारत की, जहां पर तूफ़ानी बारिशों से जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह चुका है। चेन्नई एयरपोर्ट के मनाज़िर आपको हम दिखाएंगे, ऐसा लगता है जैसे पानी में डूब गया है, बिल्कुल एक तालाब का या एक छोटे डैम का मंजर पेश कर रहा है। और समुद्री तूफ़ान है जो कि भारत से टकराया है और इससे कबल जिस तरह से वहाँ पर शदीद बारिशें हुई तो मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख हुई और चेन्नई में मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए, सड़कें ज़ेरे आब आ गई, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई, बस स्टेशन में पानी जमा हो गया। और इसीलिए जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने शहरियों से ये अपील की है कि वो घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। और तूफ़ानी बारिशों की वजह से जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़ाहिर है जो बाहर निकलता है उसको खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये तो आपको मनाज़िर में से एयरपोर्ट के दिखाएं, अदरवाइज़ चेन्नई की सूरत कुछ ऐसी ही है। आगे बढ़ते हैं,
اور اس سے پہلے کہ دیگر خبریں شامل کریں تھوڑی بات موسم کی کرتے ہیں کہ پاکستان کا موسم کیسا رہے گا. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلام آباد کی. اسلام آباد میں کم سے کم 7 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. لاہور کی بات کرتے ہیں کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. کراچی کی بات کرتے ہیں کم سے کم 14 اور زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. بات کرتے ہیں پشاور کی کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. کوئٹہ کی بات کرتے ہیں کوئٹہ میں کم سے کم 1 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. تو یہ ہے پاکستان کا مجموعی طور پر موسم. دیگر خبروں کی طرف جائیں گے اور بات کرتے ہیں انٹرنیشنل T20 لیگ کی. شاہین آفریدی، شاداب خان، اعظم خان انٹرنیشنل T20 لیگ اب کھیلیں گے. حارث روف، اسامہ میر اور زمان خان ان کو بگ بیش لیگ کھیلنے کی اجازت مل گئی ہے اور پی سی بی نے NOCs جاری کر دیے ہیں. محمد رضوان، خوشدل شاہ اور زمان خان بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا حصہ ہوں گے. ذرا یہ NOCs ان کو جاری کیے گئے ہیں کہ اب یہ ان لیگز کا حصہ ہو سکتے ہیں، ان لیگز میں یہ کھیل سکتے ہیں. ایک اور خبر آپ سے شیئر کریں گے. وسیم اکرم نے دورہ آسٹریلیا کے حوالے سے قومی کرکٹ ٹیم اور پی سی بی کو بڑے زبردست قسم کے مشورے دیے ہیں. وسیم اکرم نے میلبرن میں پانی کنارے بنائی گئی خوبصورت سے ویڈیو جاری کی ہے اور وہ پاکستان ٹیم کو گڈ لک کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں ان کا پیغام. پاکستان ٹیم آسٹریلیا پہنچ چکی ہے. وش دم آل دی لک. اور نئے لڑکوں کو اسپیشلی نئے لڑکوں سے مراد حفیظ آیا ہے، کرکٹ ڈائریکٹر / کوچ وہاب آیا ہے، چیف سلیکٹر کامران اکمل، لنکو، سارے ان کو تھوڑا ٹائم دیں. یہ پریزنٹ کرکٹرز ہیں، ان کی باری ہے. لیٹس گیو دیم 1 ایئر. اور ایک اور ایڈوائس کہ ہر 3 منٹ بعد پریس کانفرنس نہ کرو. اسٹک ٹو یور ڈیسیجن. جو ڈیسیجن اگر کیا ہے تو پتہ ہونا چاہیے کانسیکوینسز کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، وہ پہلے ڈیسائیڈ کرو. اگر آپ لوگوں نے 34 مائنڈ نے تو ٹیم کے بھی یہاں مائنڈ ایسے ہوں گے. سو اسٹک ٹو یور ڈیسیجن. جو کرنا ہے اس پہ اسٹک کرو، کچھ نہیں ہوتا. بی بریو. اور کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے پریس کانفرنسز دیکھ کے مشورے بھی دیے ہیں اور لوکیشن بھی بہت اچھی ہے جہاں پر انہوں نے ویڈیو بنائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ میں محمد حفیظ، وہاب ریاض، کامران اکمل، وہ کہتے ہیں جو نئے لڑکے ہیں ان کو ٹائم دینا چاہیے. اور پی سی بی آفیشلز کو انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ ہر 3 منٹ بعد پریس کانفرنس بالکل نہیں کرنی چاہیے. بڑی اہم بات کی ہے، اگر فیصلہ لے لیں تو ضرور اس کے نتائج پر مکمل غور کریں. اور آخر میں وہ جو پریس کانفرنس پر کچھ ناراضی کا اظہار انہوں نے مخصوص انداز میں کیا، یہ بالکل ہمیں وہ یاد آیا کہ جیسے وہ گراؤنڈ میں کبھی مخالف بلے باز کو آؤٹ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. ایک اور خبر ہمارے پاس ہے، وہ امریکی نوجوان جو کہ دبئی میں خطرناک کرتب دکھا رہا ہے اس سے متعلق ہے. 77 منزلہ عمارت کی چھت پر بنے سوئمنگ پول میں انہوں نے جس طرح سے یہ کرتب دکھایا اور واقعی 1 منٹ کے لیے دل کہتے ہیں نا وہ حلق میں آ جانا، یہ ویسے والا منظر ہے. ہی از ڈیئرنگ، ہی از ایڈونچرس، اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. سوئمنگ پول سے جس طرح سے وہ انہوں نے جمپ کیا اور وہاں سے پھر پیراشوٹ کی مدد سے وہ نیچے اترے. اٹس بیوٹیفل. آگے بڑھیں گے. پیاسا کوا، یہ کہانی تو سب نے سنی، بچپن میں پڑھی، اور شاید ہماری طرح آپ نے بھی اس پر طرح طرح کے تبصرے بھی کیے ہوں گے. اکثر ایسی کوئی ویژول سامنے بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کو وہ کہانی یاد آ جاتی ہے. تو ایسی ایک ویڈیوز آپ کو ہم دکھائیں گے. کوے کی عقل کو آپ بھی داد دیے بغیر رہ نہیں پائیں گے. یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ایک اخروٹ ہے جس کو وہ توڑنا چاہتا ہے. ہتھوڑا اس کے پاس ہے نہیں تو اس نے سوچا چلو میں اینٹ سے توڑتا ہوں. جیسے اس نے اخروٹ کو رکھا اور اینٹ اس کے اوپر پھینکی اس خواہش کے ساتھ کہ شاید یہ اخروٹ ٹوٹ جائے گا اور وہ اس کی گری کھا لے گا. لیکن بہرحال ہوا تو ناکام. لیکن اس کوشش پر داد دینی چاہیے کہ اس نے سوچا کہ بھاری سی چیز ہے، اگر اخروٹ پہ گراؤں گا تو شاید اخروٹ ٹوٹ جائے گا. لیکن بہرحال اخروٹ نہ ٹوٹا. جو ویڈیو بنا رہا ہے ویسے اس کو چاہیے تھا اخروٹ توڑ کے اسے دے دیتا. بڑھیں گے آگے. ایک جزیرے کی سیر کے لیے آئے ایک امریکی جوڑے کی بات کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے خاصا ایک افسوسناک سانحہ اس میں تبدیل ہو گیا. شارک نے حملہ کیا اور وہ جو خاتون تھی خبر یہ کہ وہ ہلاک ہوئی ہے اور جو مرد تھے ان کے ساتھ ان کو بچا لیا گیا ہے. یہ افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا ہے بہاماس آئیلینڈ سے، جہاں پر ایک جوڑا پکنک کی غرض سے گیا تھا لیکن شارک کے حملے کے باعث خاتون جو ہے وہ ہلاک ہوئی ہے. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. چائنا کی بات کرتے ہیں. وہاں کا ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں پر ایک ویٹرس کافی وائرل ہو رہی ہیں. لگتا یہ ہے کہ انسان، لیکن پھر شک ہوتا ہے کہ روبوٹ، اور برتاؤ ایسا کہ واقعی روبوٹ سی فیلنگ آتی ہے.
یہ وہاں کا ایک شہر ہے جس کے ریسٹورنٹ میں کام کرنے والی مس کن، انہوں نے اپنی بالکل روبوٹک حرکات سے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا ہے۔ خود کو ایسے کوریوگراف کیا کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی شک میں پڑ سکتا ہے کہ آیا یہ انسان ہے یا کہ روبوٹ ہے، اور کچھ لوگ واقعی یہ یقین کر بیٹھے کہ یہ واقعی روبوٹ ہے جو انسانی شکل کا ہے اور حقیقی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور مسکن کی وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب شہری ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے تو ویٹرس نے ان کے آرڈر لیے اور ان کے میزوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ اور سوشل میڈیا پر اس ویٹرس کی ویڈیو کے حوالے سے تبصرے اتنے شدید تھے کہ کئی نیوز چینلز کو اصل حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ریسٹورنٹ جانا پڑا، اور جانتے ہیں وہاں پہنچ کر کیا معلوم ہوا کہ ویٹرس کوئی اور نہیں بلکہ خود ریسٹورنٹ کی مالکن ہے۔ تو انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو کوریوگراف کیا، بیکاز پیشے سے ایک ڈانسر بھی ہیں اور بڑا محظوظ بھی کر رہی ہیں اور لگتا ہے یہ کہ روبوٹ ہے۔ چلیں جی، یہ تو ہم نے خبریں کچھ شامل کی، پروگرام میں آگے بڑھیں گے دیگر سیگمنٹس کی طرف، لیکن چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سیاسی ماحول کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان لاہور میں ایک اہم ملاقات ہوئی، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد یہ دوسری ملاقات ہے، اور اس پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق گفتگو ہوئی، اور دونوں رہنما حالیہ دنوں میں مسلسل یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو کانٹیکٹ میں ہیں، اس میں ذرا عام انتخابات سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے، بہت سے معاملات پر اتفاق کیا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی یعنی جمعیت علماء اسلام فے موجودہ انتخابی ماحول میں کافی پر اعتماد نظر آتی ہے، اور دعویٰ یہ ہے ان کا کہ الیکشن چاہے نون لیگ جیتے یا پیپلز پارٹی جیتے، ملک کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، اور پارٹی اتنی پر اعتماد کیوں ہے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے، اور دیگر جو سیاسی ماحول ہے اس پر بھی۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سر بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، غالباً 2-3 مہینے ہو گئے جو آپ پہ ایک افسوسناک حملہ بھی ہوا، اب طبیعت اچھی ہے سر آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ حافظ صاحب، یہ جو ایک بات ہو رہی ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی جیتے اور چاہے نون لیگ جیتے، صدر مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، یہ صرف ایک بات ہے یا یہ واقعی یقین دہانی کرا دی گئی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اصل میں یہ بات میں نے کی تھی۔ بالکل آپ نے کی تھی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نہ کسی نے ہمیں شیورٹی دیا، نہ کوئی گارنٹی دیا ہے، نہ کوئی گارنٹر موجود ہے، نہ اس قسم کی شیورٹی، گارنٹی اور گارنٹر پر جمعیت علماء اسلام یا اس کی قیادت یقین رکھتی ہے۔ ٹھیک۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ بلاول وزیر اعظم بنے، پی ایم ایل این کی کوشش یہ ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، تو اگر بلاول وزیر اعظم بن سکتا ہے، میاں نواز شریف وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں صدر پاکستان نہیں بن سکتا؟ ایک بات یہ اصولی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں سیاست جمہوری طریقے سے، ووٹ کے ذریعے ہم پارلیمنٹ پہنچتے ہیں۔ گزشتہ 5 سال یہ تمام جماعتیں اپوزیشن میں رہی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جمعیت علماء اسلام، دیگر پارٹیاں۔ پھر پی ڈی ایم بنی، جی۔ پی ڈی ایم میں 10 جماعتیں تھیں، اس میں ملک کی 2 بڑی جماعتیں بھی تھیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ جس دن پی ڈی ایم بن رہی تھی تو اس میٹنگ میں بلاول بھی تھے، آصف علی زرداری صاحب بھی، مولانا صاحب، میاں شہباز شریف، شاید میاں نواز شریف صاحب وہ لندن سے زوم پہ تھے۔ سب نے اتفاق سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ڈی ایم کا صدر بنایا۔ اچھا۔ تو جب ایک تحریک چلتی ہے پی ڈی ایم کے نام سے اور اس اتحاد کا صدر بنایا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، دونوں بڑی پارٹیاں اس میں موجود ہے جو ابھی اقتدار کی رسکشی اور تقدوں میں ہیں، تو اگر ان 2 پارٹیوں میں سے جس کو بھی اکثریت ملے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملک کی صدارت پر براجمع کرنا، ان 2 پارٹیوں میں سے کس کو اعتراض ہے؟ لیکن وہ تو پی ڈی ایم کی بات تھی، وہ تو ختم ہو گیا۔ نہیں، میں دیکھیں بات تو ملک کی سیاست کی ہو رہی ہے نا۔ صحیح۔ پی ڈی ایم تو ہوا میں سیاست نہیں کر رہی تھی نا، ملک میں کر رہی تھی، تو ابھی بھی یہی تینوں پارٹیاں ملک میں۔ لیکن پیپلز پارٹی تو ہٹ گئی نا پی ڈی ایم سے۔ پی ڈی ایم اتحاد میں، حکومت میں تو شامل تھے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو وزیر اعظم بنایا گیا میاں شہباز شریف کو، تو پیپلز پارٹی نے بھی اعتماد کیا، جمعیت نے بھی اعتماد کیا، لیکن جب پی ڈی ایم بنی ابتدا میں تو پیپلز پارٹی تو شامل تھی اس میں۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر بنایا پی ڈی ایم کا، تو ملک کا صدر کیوں نہیں بن سکتا؟
اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے کہ بن سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، مولانا فضل الرحمان صاحب ملک کی صدارت کے لیے بیسٹ ہے، جمہوری حوالے سے بھی، آئینی حوالے سے بھی. ان آپ کو لگتا ہے کہ وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں پی ڈی ایم کو ساتھ لے کے نہیں چلا؟ اس میں ظاہر سے پیپلز پارٹی الگ ہوئی نا. وہ ایک الگ ریزنز ایک وجوہات ہے نا. صحیح ہے. وہ کیوں الگ ہو گئی؟ اس سے پہلے ایم آر ڈی میں بھی ہم اکٹھے رہے. یعنی ابھی انتخابات کے بعد آپ کو دوبارہ اتحاد نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کے بغیر ایک ون سنگل پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی. صحیح ہے. آپ کے خیال میں یہ ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں ایک پارٹی کو اتنی اکثریت ملے گی کہ وہ اسلام آباد اور ملک پر حکومت کرے گی؟ پر اعتماد ہے اس معاملے میں؟ نہیں، بالکل یہ ناممکن ہے. ایک تو مشکل ہے، یہ ناممکن ہے. لیکن جو ہمیں حریف جماعتیں بنتی نظر آ رہی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی نون لیگ ذرا اتحاد، آپ نے خود پی ڈی ایم کا ذکر بھی کیا، اکٹھے تھے، اقتدار میں اکٹھے تھے، لیکن اب ان کے بیانات سے دیکھ لیں، ان کے حالات و واقعات پہ نظر ڈال لیں تو بالکل پولز اپارٹ. دیکھیے، ایک تو میں نے آپ کو اس کو جواب دے دوں جو کہ ون سنگل پارٹی کو اکثریت نہیں ملے گی، ایک مخلوط حکومت بنے گی. ٹھیک ہے نا. جس پارٹی کو اکثریت ملے وہ پارٹی تنہا حکومت نہیں بنا سکے گی، اس کو ضرورت پیش آئے گی دیگر پارٹیوں کو ساتھ ملانے کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان آپ نے کہا کہ ابھی انتخابی ماحول میں کچھ رسکشی نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی طرف سے اتنے بیانات میں نے نہیں سنے جتنی پیپلز پارٹی کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے. سیاست میں اتنی تلخی نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. ہاں، ہر سیاسی پارٹی کی اپنی رائے ہے، اختلاف اپنا منشور ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن اتنا انتہا کی طرف جانا تاکہ کل ہم اکٹھے بھی نہ بیٹھ سکے. تو یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو میثاقی جمہوریت کر کے اس کا ایک پس منظر تھا، وہ تھا 90 کی دہائی میں یہ دونوں پارٹیاں ایک کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف، جو طاق میں بیٹھی تھی، ہر ایک اقتدار میں آتی، دوسرے کی ہدف یہ تھی کہ اس کو کیسے گرانا ہے اقتدار سے، خواہ غیر جمہوری قوتوں کو ساتھ میں ملا کے کیوں نہ ہو. لیکن پھر میثاقی جمہوریت بیٹھ کے انہوں نے اتفاق کیا جس میں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے آگے جمہوریت کی استحکام، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، آئین کی عملداری کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے. صحیح. تو اگر آج پھر اسی 90 کی دہائی کو ہم دہرائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا ہے. ایسے ہی. تو اس لیے میں کہتا ہوں اتنی تلخی نہیں ہونی چاہیے. البتہ ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہے، وہ تو وہ جواب دے سکتی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی دیکھیں 2 بار ملاقات نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے، وہ زرداری صاحب سے کیوں نہیں مل رہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے زرداری صاحب سے بھی جب موقع ملے گا، جب ضرورت پڑے گی تو زرداری صاحب سے بھی ملے گی. کیونکہ ابھی ایک تاثر یہ بن چکا ہے، اسپیشلی اگر سندھ کی بات کروں کہ وہ چاہے پھر جے یو آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے ہو، نون لیگ ہو، وہ ایک اتحاد جو بنا رہے ہیں وہ اگینسٹ پیپلز پارٹی ہے. کیا تاثر درست ہے یہ؟ نہیں، بات یہ ہے، یہ سیاست میں، جمہوریت میں ہر پارٹی دوسری پارٹی سے ان کی قیادت مل بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا. اگر میاں نواز شریف صاحب مولانا صاحب کے پاس آئے تو کیوں نہ آئے؟ صحیح. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے 3.5 سال جو تحریک چلائی اور 2 سال پی ڈی ایم کی قیادت کرتے ہوئے اور 2-2.5 سال تنہا، کیا ان کو کوئی فراموش کر سکتا ہے؟ پھر میاں نواز شریف صاحب لندن میں تھے، یہاں جو تحریک چلی تو یہ مولانا صاحب کی مرہونی منت تھی، جمعیت علماء اسلام کی. تو میاں صاحب کو بنتا ہے کہ وہ مولانا صاحب کا شکریہ بھی ادا کرے. کر رہے ہیں شکریہ. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا شکریہ بھی ادا کرے کہ آپ نے جو تحریک چلائی جوان مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، باوجود اس کے کہ پی ڈی ایم بیچ سفر میں وہ لڑکڑا گئی، لیکن پھر بھی مولانا صاحب نے ان 8 جماعتوں کو جوڑ رکھ کے اپنے ہدف تک وہ پہنچ سکے. تو اس شکریہ ادا کرنے کے لیے میاں صاحب کو روز اول ہی آنا چاہیے تھا. 1 مہینے کے بعد آیا، یہ بھی تاخیر ہوئی، لیکن دیر آیا درست آیا. اس میٹنگ میں بھی میاں صاحب نے یہ بات کی کہ ہمیں اکٹھے چلنا چاہیے آگے بھی جیسے ماضی میں. تو ابھی جو 2 دن پہلے ملاقات ہوئی لاہور میں میاں نواز شریف کے ساتھ، یہی بات ہوئی. میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا، نہ میری کسی سے بات ہوئی. میڈیا کے ذریعے جو پتہ چلا کہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا
بنیادی گفتگو کا مرکز یہی تھا. صرف سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ، صدر کی سیٹ پر کوئی بات نہیں؟ نہیں سیٹ ٹو سیٹ ابھی الیکشن کی طرف ہم نے جانا ہے. جب الیکشن ہوگا اس کے بعد پھر بات ہوگی. اور جو میں نے پہلے بھی سوال کیا کہ یہ جو الائنس بنا اسپیشلی سندھ کی اگر میں بات کروں تو یہ اینٹی پیپلز پارٹی نہیں ہے. نہیں دیکھیں یہ جی ڈی اے پہلے بھی بنی تھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جمعیت علماء ہر پارٹی کو سیاسی آزادی ہے. ٹھیک ہے. اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے ان کا شوق ہے تو ہمارے دروازے کھلے ان کے لیے. اوکے. لیکن اگر فرض کریں کہ ہم وہاں ایک اتحاد بن چکی ہے سندھ میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو آنکھیں دکھانے کے لیے یا ان کو گرانے کے لیے. الیکشن میں کنٹیسٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، لیکن وہ صرف انتخابی ماحول کی حد تک ایک سیاسی ایک جمہوری ایک انتخابی ماحول بالکل پھر اچھی بات ہے. ایک دوسرے کے خلاف لڑنا اچھا ہے یا متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ. اور یہی بات اگر میں کے پی کے تناظر میں کروں وہاں پر جے یو آئی اور نون لیگ کا اتحاد وہ صرف اینٹی پی ٹی آئی ہے؟ نہیں، ادھر بھی فیصلہ یہی ہوا ہے کہ صوبائی سطح پر پروونس کی سطح پر خیبر پختونخوا جمعیت علماء اسلام نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ وہ بات کرے گی خیبر پختونخوا کے حدود اربع میں جو بھی سیاسی پارٹیاں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے یا جمعیت کو ضرورت پڑے گی یا ان کو ضرورت پڑے گی تو ان کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے جمعیت علماء اسلام. سوائے پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کے ساتھ جمعیت علماء اسلام نہ اتحاد کرے گی نہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، کیونکہ ہماری مخالفت آج سے نہیں ہے، تقریباً 2010-2011 سے پی ٹی آئی کے اس کی ایجنڈے کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے. ان کی رویے کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے جو ایک غیر جمہوری غیر سیاسی رویہ، اور ان کا ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے، ایک بیرونی ایجنڈا ہے جس کے خلاف ہم نے ایک بہت لمبی سٹرگل کی ہے جو ثابت بھی ہوا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام پارٹیوں سے بات بھی ہو سکتی ہے، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے. استحکام پاکستان پارٹی بھی شامل ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، آئے گی بھی نہیں. اور جہاں تک خیبر پختونخوا میں ہے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین. ہاں پی ٹی آئی پی ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے ماضی میں. لیکن دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. نہیں اس زاویے سے ہم نہیں دیکھیں گے. اچھا. کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ ایک بیٹھک اور ایک دسترخوان پر نہیں ہے. اچھا. وہ لکیر کے پکیر ہے جس کو آپ سیاسی لوٹے کہتے ہیں سیاسی زبان میں. لوٹوں کے ساتھ بیٹھنا یہ اپنی سیاسی ساکھ کو خراب کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا پرویز خٹک کے ساتھ بھی ہم نہیں جا سکتے. اور بلوچستان میں اتحاد نون لیگ کے ساتھ فائدہ دے گا جے یو آئی فے کو؟ مختلف ایسے حلقے ہیں وہاں جو نون لیگ میں ابھی جو لوگ گئے نا، یہ پہلے نون لیگ میں تھے پھر باپ میں چلے گئے، ابھی باپ سے کچھ حصہ پھر نون لیگ میں شامل ہو گئے. تو جہاں جہاں ضرورت پڑے گی جو بھی پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے، ہر پارٹی سے اتحاد ہو سکتا ہے سوائے پی ٹی آئی کے. اچھا. 8 فروری سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے. 8 فروری کے بعد کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے 8 فروری کے بعد بنیادی طور تو بات یہ ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام کا خاتمہ ہو تو اس کا واحد حل یہ ہے، واحد نقطہ کہ آپ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کریں. اس میں لیول پلینگ فیلڈ بھی ہے. اب لیول پلینگ فیلڈ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی کوئی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. اگر لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ یکساں مواقع فراہم کرنا، یعنی ایک پارٹی کو زیادہ مواقع فراہم کیے گئے مجھے کیوں نہیں کیا گیا، یا لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہو کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی اشرباد حاصل ہے مجھے کیوں اسٹیبلشمنٹ کی اشرباد حاصل نہیں ہے، یہ تشریح ہے. یا یہ تشریح ہے کہ باقی سب میدان میں ہے، سٹرگل کر رہے ہیں، الیکشن کے لیے انتخابات کے لیے ورک کر رہے ہیں گراس روٹ لیول پر، تو ایک پارٹی کی لیڈر عمران خان کیوں جیل میں ہے، لہٰذا ان کو رہائی دیں. تو اگر لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے تو پھر یہ ڈیفینیشن کرے، تشریح کرے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جو بھی پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے وہ کسی قسم کی لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کر رہی، وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ووٹر کو ووٹ کرنے دو، میرے ووٹر کے سامنے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. میں نہ کسی فوج سے نہ اسٹیبلشمنٹ سے
ना इलेक्शन कमीशन से, किसी से मदद नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वोटर के वोट के रास्ते में रुकावट न बने और मेरे वोट पर कट न लगाए कि बक्से में वोट मेरा हो लेकिन निकले परवेज़ खटक की बक्से से, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, साथ मौजूद थे। मौजूदा सियासी माहौल से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध में हल्का बंदियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने पर गौर शुरू कर दिया है। पार्टी वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात ने कराची के इलाकों, इसमें मलीर, कीमाड़ी, बल्द कोरंगी के इलाके शामिल हैं, उनके हल्कों पर एतराज़ात सामने रखे हैं और सखर, मीरपुर खास और नवाब शाह में देही आबादी के साथ शहरी हिस्से को मिलाने पर भी एतराज़ात उठाए। और इत्तलात के मुताबिक वफ्द ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एमकेएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार साहब ने। फारूक भाई, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। फारूक भाई, इन एतराज़ात के अलावा भी कोई एतराज़ात हैं इस वक्त? देखिए, इन एतराज़ात के अलावा जो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो सिविल और पुलिस इंतज़ामिया जो है वो उसकी गैर जानिबदारी, मुकम्मल गैर जानिबदारी। लेकिन जो अफसरान इस वक्त दस्तयाब हैं कम अज़ कम सिंध में, उनकी अक्सरियत जो है बहुत वफादारी के साथ और बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी के साथ गुज़िश्ता 15 सालों से जो लेगेसी रही, बदउनवानी, जो करप्ट तरीन हुक्मरानी थी, उसको जिस तरह सपोर्ट करते रहे, शायद अपनी नौकरियां बचाने के लिए, या फिर ये कि अल्लाह ना करे जो उनके मखसूस मफादात और मामलात है उसमें कहीं ना कहीं पार्टनर क्राइम बने होंगे। तो अगर वो लोग नज़र आते हैं, आज भी वज़ीर आला जो केयर टेकर उनको मशवरा देते हैं या वज़ीर आला हाउस में नज़र आते हैं और अहम पोस्टिंग्स को आज भी इंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ज़रूरत है कि अगर ये आर्टिकल 218 क्लॉज 3 के तहत गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ भी इलेक्शन कमीशन की तवज्जो हमने बार बार मबजूल कराई है, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की तवज्जो मबजूल कराई है और उनसे भी कहा है कि देखें, आप ना चाहते हुए भी अपनी जो साख है उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी, जो एक आपका करियर रहा इतना साफ़ सुथरा, जो एक जुडिशरी में आपने एक मुनसिफ का जो रोल था, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें थोड़ा सा अपनी आंखें और कान जो है खुले रखने होंगे, थोड़ा सा देखना होगा कि किस तरह वो एक निर्खे में घिरे हुए मुझे महसूस होता है। और आपके इन एतराज़ात के जवाब में आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी? ऐसी कोई यकीन दहानी, ऐसी कोई बात की गई है? देखें, कम अज़ कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहुत संजीदा और बहुत तवज्जो के साथ हमारी बात सुनते हैं, बहुत संजीदगी नज़र आती है और उसमें फिर यकीन दहानी भी बड़े वाज़े लफ्ज़ों में। एक तो होता है ना कि भाई बात सुन ली और रात गई बात गई वाली बात हो गई, लेकिन उन्होंने जब खुद ये यकीन दिलाया कि वो ज़ाती तौर पर हल्का बंदियों में जो कुछ भी, और उन्होंने खुद सखर की कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खुद बेंच पर थे जब फ़रूक नसीम हमारे जो एडवोकेट है, उन्होंने बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने और इलेक्शन सेल के लोगों ने उनको बताया, उन खुद का एक म्यूनिसिपैलिटी को एक पूरी कॉम्पैक्ट अर्बन एरिया को आप दो में डिवाइड कैसे कर सकते हैं। एमकेएम की सीट जो रिवायती, जायज़, फितरी जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन के एन मुताबिक है, उसको दो टुकड़ों में तोड़ दे, आधी इधर के दही इलाके, आधी उधर के दही इलाके में शामिल कर दे, फिर बिला वजह मीरपुर खास और सखर नवाब शाह के साथ दही इलाकों का इजाफा मुस्तकिल आप कर दें। और तो ये सारी फिर हैदराबाद में जिस तरह होसड़ी का इलाका लतीफ़ाबाद के साथ मिलाया गया, जो कि ये जो चीज़ें आप सामने रख रहे हैं फारूक भाई, क्या यही वजूहात है जिनकी वजह से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि सिंध तकसीम हो चुका है, बस ऐलान करना बाकी है? देखें, हम तो कई हवालों से ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो इंतहाई यकतरफा और बिला शिरकत गैर जो इख्तियार और इख्तियार और जो ये कब्ज़ा रहा इख्तियार और वसाइल पे 15 सालों की लेगेसी, तो उसमें चले अब 30,000 अरब रुपए तो बजट के जो बराह रास्त पैसे मरकज़ से मिले और सूबे ने जनरेट किए, और उसके बाद 10,000 अरब के करीब जो ज़मीनों की बंदर बांट हुई है, ये 40,000 अरब का जो अम्पायर खड़ा हुआ है। हर 5 साल में जो लूट मार होती है वो अगले इलेक्शन में 10% ज़कात इलेक्शन के लिए निकाली जाती, इलेक्शन छीनने के लिए, ज़बरदस्ती जीतने के लिए।
اور وہ دولت کے انبار جائیداد املاک میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اس بجٹ سے کوئی تعمیر و ترقی کا کام نظر نہیں آتا، اس بجٹ سے کوئی... اچھا فاروق بھائی، یہ ظاہر ہے یہ اہم پوائنٹس ہیں جو آپ ریز کر رہے ہیں. ظاہر ہے تنقید اپنی جگہ جو پیپلز پارٹی پر آپ کر رہے ہیں. میں دو اور باتیں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. ایک جو اس وقت الائنس بنا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، اس میں جی ڈی اے بھی ہے، جے یو آئی فے بھی ہے. جو الائنس آپ لوگوں کے سندھ میں بنا ہے، ایک تو ضرور یہ تاثر جو ابھر رہا ہے کہ وہ اینٹی پیپلز پارٹی الائنس، ساتھ ساتھ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں الیکشن کے اس پروسیس پر، اسپیشلی ایم کیو ایم کی طرف سے شدید تحفظات کا جو اظہار کیا گیا ہے، اس میں ظاہر ہے چیف الیکشن کمشنر سے ان کی ملاقات بہت اہم ہے. اس پر ہم فاروق ستار صاحب سے بات بھی کر رہے تھے کہ اب ان اعتراضات کے بعد کیا ہوگا. ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ اعتراضات سنے گئے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے. اب ظاہر ہے آگے چل کر دیکھنا ہوگا کہ ان اعتراضات پر کس طرح سے کام چلتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی شدید تنقید کا اظہار کر رہی ہے ایم کیو ایم پر بھی، اس اتحاد پر بھی. فاروق بھائی، میں ضرور ایک کامنٹ لینا چاہوں گا آپ سے. موجودہ اتحاد جو کہ سندھ میں بنا ہے، جس میں آپ بھی ہیں، جے یو آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، کیا یہ اتحاد پیپلز پارٹی کے ہی اگینسٹ ہے صرف اور صرف؟ یہ اتحاد نہیں، یہ مفاہمت ہے. یہ اتحاد نہیں، یہ مفاہمت ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے، اور براڈر ایشوز جو وسیع تر ایشوز ہیں اس پر ایک قومی مفاہمت اور قومی ایجنڈا قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے قومی اتفاق رائے بنانا ہے. اچھا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں اگر اکا دکا ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ یہ اصل میں آگے اس ملک کو کیسے چلانا ہے. کوئی نیا عمرانی معاہدہ چاہیے. مضبوط مرکز سے مضبوط پاکستان قائم نہیں ہوا، عوام کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے. پھر 18ویں ترمیم آئی 50-60 سال کے بعد، 15 سالوں سے وہ ہے، اور اس سے بھی عوام کے بنیادی مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. فاروق بھائی، بڑھ گئے ہیں، اتحاد کی ایم کیو ایم کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پی ایم ایل این کی کیا پریزنس ہے کراچی میں، کیا پریزنس ہے سندھ میں، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو ایم کیو ایم کو پی ایم ایل این کا سندھ میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کراچی میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک بڑی جماعت جس کے کئی مرتبہ وزرائے اعظم مسند اقتدار پر آئے ہوں، جنہوں نے حکومت کی ہو وفاق میں اور اپنے صوبوں میں، تو پاکستان میں ان کا ایک بڑا سیاسی کردار ہے. اچھا، ہم ان کے پاس ہی نہیں، ہم اے این پی سے بھی ملیں گے، جے یو آئی سے بھی ملیں گے، پیپلز پارٹی سے بھی ہم اس معاملے بات کریں گے. جو آئینی ترمیمی بل ہے مقامی خود مختاری کا، اصل ایشو ہمارا وہ ہے کہ آرٹیکل 140A میں جو بلدیاتی اداروں کو اختیارات، وسائل اور فیصلہ کرنے کا جو دیا جا رہا ہے، اس کو تحفظ ملنا چاہیے. مقامی خود مختاری اب مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، مضبوط ضلع، مضبوط کراچی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، نہ کہ مضبوط صوبے یا مضبوط مرکز. کیونکہ یہ نعرہ جو ہے وہ پٹ گیا ہے اور اس سے مسائل حل نہیں ہوئے. دیکھیں نا، جو علاقائی مسائل ہے، جو شہروں کی ترقی، شہروں کو ترقی کا انجن بننا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے میں ان کا ایک کردار ہے. چائنا میں 1 پارٹی رول ہے مرکز میں، ان کی ریاستوں میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن ان کے بلدیاتی اداروں میں ملٹی پارٹی رول ہے، ملٹی پارٹی کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے فاروق بھائی، ظاہر ہے ہر ملک کے ڈائنامکس مختلف ہیں. یہ ظاہر ہے آپ کی رائے ہے. آپ ذرا جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں اس پہ ایک کامنٹ ضرور لوں گا. ایک جو اور تاثر ابھر رہا ہے کہ ایم کیو ایم شاید چاہتی ہے کہ انتخابات اس وقت نہ ہوں. پلیز اس کو ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ اس وقت ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے، کہ انتخابات تھوڑے ڈیلے سے ہوں، تھوڑی اور تیاری ملے، جو اعتراضات آپ اٹھا رہے ہیں، جو ایم کیو ایم نے اٹھائے ہیں، ان اعتراضات پر کام ہو جائے. کیا واقعی یہ بات ہے؟ ایم کیو ایم نے جس قدر جلسے باقاعدگی سے کیے ہیں گزشتہ 2-3 ماہ میں، اور جس طرح عوامی اجتماعات کیے، اور جس طرح 100 کے قریب دفاتر ہمارے مکمل ہو جائیں گے 15 دسمبر کو کراچی، پھر حیدرآباد میں، اور انشاءاللہ سکر، نواب شاہ، میرپور خاص میں بھی. تو میرے خیال میں پھر جو حلقہ بندیوں میں ناانصافی ہوئی یا ہمارے تمام اعتراضات مسترد ہوئے، ان کو الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھا ہے. انہوں نے خود بلایا ہمارے احتجاج اور شور مچانے پہ. انہوں نے سو موٹو نوٹس سیکشن 22 میں لیا، وہ اس پر کچھ کریں گے. لیکن ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. ہماری پٹیشن جو آرٹیکل 199 میں ہوگی، اس میں قطعی یہ نہیں ہوگا کہ جب تک ہمارے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ جا رہے ہیں. ایک لاسٹ کامنٹ فاروق بھائی کیجیے گا. فاروق بھائی ایک لاسٹ کامنٹ پلیز کیجیے گا کہ الیکشن کو التوام میں ڈالنے کی بات ہم نہیں کریں گے. نہیں کریں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، یہی آپ کی ڈیمانڈ بھی ہے اور آپ کی تیاری بھی ہے.
फारूक भाई, ये ज़रूर लास्ट कमेंट लूँगा, MQM ने अपना वोटर सपोर्टर खोया, वापस कैसे आएगा? देखिए ना, 35 सालों के तजुर्बे के नतीजे में और जो गलतियां हुई उससे करना और उसका इजाला करना, पहला नैरेटिव तो ये है। अब इस प्रीएम्बल के नीचे सबसे पहली बात, क्या मसले का हल है? जो चीज़ पाकिस्तान में नहीं, शराकती, शमूलियती, सही और हकीकी जमहूरियत, वो होगी आर्टिकल 140A की वजाहत से और बल्दियाती और मकामी हुकूमत के को तहफ़्फ़ुज़ देने से और उनकी खुद मुख्तारी से। इस पर हम तमाम जमातों से मफ़ाहिमत करें, कौमी एजेंडा, कौमी मफ़ाहिमत के लिए हम निकल पड़े, तो हमने ये आगाज़ किया। दूसरा, नौजवान क़यादत को आगे लाना, उम्मीदवार भी 20 से 35%, 35 साल से कम उम्र के हो। ये मेरी मुस्तफ़ा भाई और खालिद भाई से बात हुई है और वो भी ठीक है, नौजवानों को इसमें आप लोग लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, फारूक सत्तार साहब साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहेगी। वेलकम बैक। क्या आपके बाल भी गिर रहे हैं मेरी तरह? क्या आपको लगता है कि पहले से भी ज़्यादा अब गिर रहे हैं बाल और आहिस्ता आहिस्ता? बिल्कुल, मेल पैटर्न बैलेंस की बात करें या ख़वातीन की बात करें, ज़रा डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन बाल गिरते हैं। मुख्तलिफ इसकी वजूहात भी होती हैं। आज आप हमें कॉल कीजिए, कॉल करके अपनी रीज़न बताइए कि आपको क्या लगता है, अगर आपने टेस्ट कराया है तो। या दूसरा इसमें जो पहलू है वो ये है कि स्ट्रेस, क्या वाकई स्ट्रेस से, टेंशन से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से बाल गिरते हैं? तो आज आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपको कुछ ना कुछ अच्छे सजेशन दे सकें। उसके लिए मेरे पास जो एक शख्सियत है, ज़ाहिर वो बड़े अच्छे मशवरे आपको देती हैं। डॉक्टर रूबिया उस्मान साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, वाकई स्ट्रेस से बाल गिरते हैं? एब्सोल्युटली। सो स्ट्रेस ऑफ ऑल लेवल्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास एक्यूट स्ट्रेस है जिससे गिरते हैं। फॉर एग्जांपल, पीपल हु आर सिक, जो बीमार होते हैं, अस्पताल में एडमिट होते हैं। इवन चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, उसके बाद भी बाल गिरते हैं। प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ इलनेसेस, जिन लोगों को कोविड हुआ उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस बारे में मेंशन किया। बट देन दोज वी ऑल नो अबाउट, वो तो हम सब कहेंगे ना कि जी वी अंडरस्टैंड दैट एंड एक्सेप्ट दैट। क्रॉनिक स्ट्रेस से भी बाल गिरते हैं। अच्छा। जो लॉन्ग टर्म आहिस्ता 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 जो आपके ऊपर, सॉरी, आपके नर्व्स के ऊपर सवार हो रही है। ओके, अब इसका इलाज क्या है? I wish it was that easy. So it is not that hard. It is treatable and curable. सबसे important चीज़ तो ये कि you have to get to the root cause of the problem. कि आपको stress है किस चीज़ का? Okay. और जो stress है, is it something that's fixable or not? So for example, there are different pathways to follow. You can go to a psychotherapist, and we have some really good ones there at Maroof. You can come to a doctor, a physician, general physician like myself, or you can go to even a specialist and deal with this stress, because you have to realize कि ये stress सिर्फ आपके बालों पे असर नहीं कर रही है, बाल आपको एक वार्निंग दे रहे हैं। Okay. अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, that means कि स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ गया है कि आपको फिजिकली इम्पैक्ट कर रहा है। सही। So then there might be other things that might be going on. आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। So it's a really sad world out there. अच्छा, अब ज़रा सिर्फ स्ट्रेस को ज़िंदगी से निकालना ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। आजकल हम जनरली देखें तो स्ट्रेस है, वो चाहे फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, वो चाहे समटाइम्स कोई पर्सनल किस्म का स्ट्रेस हो सकता है, इंडिविजुअल को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कपल्स की बात करें, आपस में कोई इशू हो सकता है, उसका स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस कुड बी ऑफ एनीथिंग एक्चुअली। अब अगर स्ट्रेस नहीं है, हम अपने बारे में बातें करें और लोगों के बारे में करें। मैं सबके बारे में बातें कर रहा हूँ वैसे तो। वैसे स्ट्रेस है, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ डॉक्टर साहब कि मुझे स्ट्रेस क्यों है। मैं जनरली अगर सोचना शुरू करूं कि ये भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सही है, ये मामला भी अच्छा है, फिर स्ट्रेस क्यों है? नहीं, सो द थिंग अबाउट स्ट्रेस इज यू कांट क्वांटिफाई इट। और दूसरी चीज़ ये कि वो रिलेटिव चीज़ है, यानी कि फॉर एग्जांपल समथिंग जो आपको स्ट्रेसफुल लगे, हो सकता है somebody else might be like ये कोई ड्रामा है, भला ये ऐसी, इसमें स्ट्रेस लेने की क्या बात थी, ये तो कोई चीज़ ही नहीं होता है ना, आप शेयर करो तो कहते हैं कि कोई परेशानी की बात है। एक कॉलर है हमारे साथ जी, शुमाइला है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला, स्ट्रेस लेती हैं? स्ट्रेस लेती हैं, परेशान होती हैं? नहीं। फिर मसला क्या है? वालेकुम अस्सलाम। ओके शुमाइला, क्या कहना चाहती हैं? डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं। ओके जी, आई थिंक आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुनना चाहती थी, मे भी। अच्छा, ऐसे कॉलर्स भी हैं। देखिए, जब आप हमें कॉल करें, वक्त बड़ा कीमती होता है, एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है। एक तो आपने टेलीविजन का वॉल्यूम लो करना है, और ज़रा डॉक्टर साहब का टाइम है, आपने उनसे बात करनी है, तो एक अच्छा मशवरा आपको मिल सकता है। अब स्ट्रेस ले रहे हैं, आप इनको स्ट्रेस ना दें। मैं पहले बड़ा स्ट्रेस लेता हूँ जी, मुझे स्ट्रेस ना दिया जाए। स्ट्रेस के अलावा
कौन सी कॉमन कॉजेज होती हैं हेयर फॉल की? So the thing that you have to remember is कि some hair fall is normal, तो ये बड़ा ज़रूरी है थोड़ा सा normalize करना. ये आपके गेस्ट एक शो के गेस्ट ने मुझे सिखाया था कि हर चीज़ बीमारी नहीं होती. तो up to almost 100 hair you can lose on a daily basis. तो 100 काफ़ी बाल होते हैं, काफ़ी गुच्छा होता है बालों का. 50 to 100 we usually say. दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा जो which I really want to stress upon over here कि people have this obsessive need to take supplements. Okay. कि हम ये ले लें, हम जिंक खा लें, हम मल्टीविटामिन ले लें, हम फलानी चीज़ खा लें, बायोटिन खा लें. The answer is if you are deficient in them, yes, by all means आप ज़रूर लें. Right. पहले तो आप ये चेक करें कि do you need them or not. Okay. And then some people have this habit कि नहीं हम वैसी ताकत के लिए खाते हैं. लेकिन ज़रूरत नहीं है उस ताकत की जो कि आपके लिए नुकसान देख सकती है. एक कॉलर भी हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं याहिया फ्रॉम कराची. अस्सलाम वालेकुम याहिया, गुड मॉर्निंग. वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. और मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बात ये है कि अगर कोई स्ट्रेस, मैं जैसे स्ट्रेस नहीं लेता, क्यों नहीं लेता कि आई हैव सम हॉबीज. अगर आपको स्ट्रेस से निकलना है तो एक तो सब्र और शुक्र करें और कोई ना अपनी हॉबी रखें, एक्वेरियम रखें, बर्ड्स रखें, कुछ भी रखें, तो आप उसमें जरा मसरूफ रहेंगे तो स्ट्रेस से निकलेंगे. मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है. डॉक्टर साहब बात ये कि मैं जैसे मैं तो आई नाउ 60 years old, बट मुझे कोई अब इतना परवाह नहीं, लेकिन मैंने कभी शैम्पू यूज नहीं किया. मैं कोकोनट ऑयल हमेशा यूज करता हूँ सर पे, तो मेरे बाल बेहतर है काफी हद तक. लेकिन जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो शैम्पूज और जो आ रहे हैं उसमें जो पपीता और पता नहीं कौन कौन सी और फना चीजें नजर आती हैं और दिखाते हैं, तो वो क्या उसमें होता है? और वो जो शैम्पूज की सिलेक्शन में जो हम यूज कर रहे होते हैं, वो जो एडवर्टाइज किया जाता है उसके बरक्स में बड़े मुज़र सेहत केमिकल्स भी होते हैं, तो उसके बारे में आज जरा फरमाइएगा कुछ. ठीक है जया, बहुत शुक्रिया. ये अच्छी बात है याया कि आपने स्ट्रेस नहीं लिया, और स्ट्रेस लेते नहीं, हॉबीज होनी चाहिए. Yeah, no, that's so true. That actually he's done it. So you see how patients are actually teaching us. So hobby is very important. Distracting yourself is very important. Healthy habits are very important. Exercising, spending time with family. और वो बात आपकी शैम्पू वाली, I cannot ignore that. Please don't worry about that. So this has been my pet peeve. So I've been in Pakistan now for a year since I moved from England. और ये मेरे साथ constant होता है क्लिनिक में. Patients obsessively आके मेरे पीछे पड़ जाते हैं और क्लिनिक छोड़ के नहीं जाते कि नहीं आप हमें शैम्पू बताएं. और मैं थक जाती हूँ ये बात उन्हें कर करके. जो चीज़ आपके बालों पे 30 to 45 seconds रहती है, do you really expect कि उसमें ऐसी मैजिक पावर्स होंगी कि वो छू करके आपके बाल उगा देगी? हाँ, उसे वॉश कर रहे हैं. Yes, it's basically just a cleanser. So you're spot on over there. That is such a पढ़ी लिखी बात that you said. अभी आने से पहले मैं शो की प्रिपरेशन के लिए जब पढ़ रही थी सारा लिटरेचर, मैंने दोबारा इस चीज़ के बारे में पढ़ा कि हो सकता है मुझे गलती हुई हो सकता है दुनिया में कोई अनियन का पानी और वो कोई शैम्पूज होते हो जिससे वाकई बाल लुकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों पर रिसर्च नहीं हुई होती, तो इसलिए आई कांट एज अ डॉक्टर कमेंट ऑन द फैक्ट दिस थिंग विल वर्क और दिस वोंट वर्क. वैसे प्याज का पानी काम करता है. See what I mean? अच्छा, एक और कॉलर है फरा हमारे साथ इस्लामाबाद. अस्सलाम वालेकुम फरा. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसी हैं आप फरा? थैंक यू, आई एम फाइन. पूछिए. पूछा था कि बालों के छोटे छोटे पैचेस बन रहे हैं जो कि थिनिंग हो रही है, उसका क्या वो है? तो फॉर देयर 2 kinds of patches. एक होता है जिसमें बिल्कुल आपकी वो जैसे गंज हो जाए, जो बाल छाड़ कहते हैं यहाँ पे आम जबान में, उसमें ये होता है कि बिल्कुल शाइनी सा स्कैल्प नजर आना शुरू हो जाता है. वो आपको आके जरूर डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि वो एक ऑटो इम्यून जैसे एक प्रोसेस. एलोपेशिया अरियाटा इज एन एक्चुअल कंडीशन. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ डॉक्टर टू टेस्ट यू फॉर थायराइड, फॉर डायबिटीज, बिकॉज ये सारी कजन्स होती हैं, ये ऑटोइम्यून कंडीशन सारी आपस में रिलेटेड होती हैं. तो हो सकता है कि आपको कोई और बीमारी ना हो. पहली बात. और दूसरा ये कि देयर आर सम ट्रीटमेंट्स दैट वी कैन ऑफर टू फिक्स इट. जो जर्नलाइज थिनिंग पैचेस हैं जिसमें ज़रा ओवरऑल जैसे खवातीन के बाल झड़ जाते हैं या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो है, दैट स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड. उसकी ट्रीटमेंट्स आर लेस सक्सेसफुल. देयर आर सम थिंग्स जो हम ट्राई करते हैं एंड समटाइम्स दे वर्क एंड समटाइम्स दे डोंट. तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो गो विद एन ओपन माइंड एंड आस्क देम दीज क्वेश्चंस कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस वर्किंग, और ज़रा थोड़ा सा उसको खुद भी रिसर्च करें. तो आजकल तो हर एक के पास गूगल है, तो पढ़ के जाएं, ब्लाइंडली ना फॉलो करें. कोई भी किसी डॉक्टर का फॉर्मूला भी ब्लाइंडली ना फॉलो करें, आई वुड से. बिल्कुल ठीक है. एक और कॉलर है जहांगीर. अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, क्या पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र. अच्छा, ये खानदानी मसला भी तो हो सकता है कि कई लोगों के खानदानी बाल झड़ते हैं सर से. अग्रीड. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाकई पूरी फैमिली होती है और उनके बाल झड़े होते हैं. वो कहते हैं जेनेटिक्स में जी. So I always ask this question. मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि जैसे फीमेल हो तो खाला के बारे में बताएं, अम्मी के बारे में बताएं, बहनों के बारे में. सेम विद मेन एज वेल. सो यू कांट फाइट योर जेनेटिक्स, यू कांट फाइट योर जीन्स. अब जो जीन्स आपको विरसे में मिल गए वो मिल गए हैं, उसके बारे में आप जाके लड़ सकते हैं मब्बा से, लेकिन उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते. तो उसके बारे ना ही में लड़े, मेरा ख्याल है वो स्ट्रेस से और गिरेंगे बाल. That's true. तो बेगम हो जाए,
ये ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, अब सर्दियों में ज़्यादा बाल गिरते हैं? So सर्दियों में जनरली स्पीकिंग हमारी हैबिट्स थोड़ी चेंज हो जाती हैं. So we wash them less frequently, we shower and bathe less frequently. तो एक हमें थोड़ा सा illusion होती है कि हमारे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं because every time we brush hair या wash hair, more will fall down क्योंकि वो छेड़खानी ज़्यादा आपने देर के बाद की है. अच्छा. तो वो आपका जो 50 रोज गिर रहे थे, अब वो सडनली आपने 3 दिन के बाद सर धोया तो ऑब्वियसली वो 150 शायद गिर जाए. Frequent wash is recommendable. So the jury is still out on that. I know you were going to ask me this and I don't have a good answer. Because some people wash their hair daily, some wash it weekly. Both swear by the fact that both methods are the best in the world. So या अगर यूं ऐसे कर लें, ज़ाहिर है अगर आप बाहर निकले हैं या आपने कोई अप्लाई किया है कोई भी चीज़, कोई भी वो स्प्रे हो सकता है या प्रोडक्ट, तो फिर तो वॉश करना ज़रूरी है. एंड ऑल्सो स्कैल्प हेल्थ बहुत ज़रूरी है. जो आपकी जिल्द है बालों के नीचे, सो दैट्स वेरी इजीली चेक. नानियाँ दादियाँ तो वैसे ही बैठ के फ्री में चेक करती रहती थी. तो आप अपनी स्कैल्प हेल्थ देखिए, कोई आपको सेबोरिया या डैंड्रफ तो नहीं है, कोई आपको जख्म तो नहीं अगर है तो क्या करें? देन यू हैव टू सीक हेल्प, क्योंकि ये सारी क्योरेबल कंडीशंस हैं और ये सारी चीज़ें बालों के गिरने में कंट्रीब्यूट करती हैं. और इसमें भी विंटर्स में जब आप हॉट शावर्स लेते हैं तो ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है. सो बेसिकली सेबोरिया इज फॉर्म ऑफ लाइक सीबम प्रोडक्शन कह लें ऑन टॉप ऑफ द फंगल इन्फेक्शन. तो वो कभी कभी ज़्यादा डेफिनेटली हो जाता है विंटर्स में. ड्रायर वेदर में भी ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस में ज़्यादा हो जाता है. फंगल इन्फेक्शन. या सो इट्स रीजन क्या होती है इसकी वजह से? So some people we still don't know. So we still don't know why we have seborrheic dermatitis. Some people have it, some don't have it. कि किसी का स्कैल्प बिल्कुल साफ है, किसी में ढेर सारा वो डैंड्रफ है. क्यों? Nobody knows exactly the reason. There are things. Hygiene can be one of the reason. Hygiene is not no. So don't be obsessed with that. It's not to do with cleanliness. ये नहीं है कि आपने बाल सर नहीं धोया इसलिए आपको फंगस ज्यादा है. नहीं, it's a colonization. आपकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी इनहेरेंटली ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है. ओके. तो don't be depressed about that. You are very hygienic. ठीक है. समरा एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम समरा, क्या पूछना चाहेंगी? वालेकुम सलाम. सर मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड हैं, उनके बाल काफी ज्यादा गिर रहे हैं. आप टेंशन देती होंगी ना? हो सकता है, ये तो वही बता सकते हैं. आप बताएं आज आपने क्या क्या फरमाइशें की हैं अपने हस्बैंड से? कौन सा महंगा जोड़ा मांगे आपने उनसे? सबसे ज्यादा कितने लगे फरमाइशें मैंने जरा कम कर दी. मैंने कहा जिंदगी ना हो जाए कहीं. अच्छा, वो बहुत परेशान है भाई अपने हस्बैंड के लिए. Such a caring wife, I must say. That is really sweet of you. So sometimes like a complex issue, okay? So you have to find out कि उनकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है. अगर जैसे उनके पेरेंट्स और उनके भाई हो सबकी गन जल्दी एज में होगी, so you can't do much about that. कुछ cosmetic treatments हैं, and I know somebody will ask me at some point, so I'll get right to it. So people are doing PRP, we are doing this at Maruf as well. This is basically supplementing your scalp with a nutrient dense liquid. तो हम वो आपका जो nutrient dense platelet rich plasma है वो आपके scalp में inject कर रहे हैं. And PRP works for everyone? PRP is supposed to, by theory, work for everyone. Because theoretically, you're supplementing somebody and a good rich supplement, so it should work. लेकिन हर एक का response rate फर्क होता है. So you have to be realistic about this. You do a few sessions, and I tell this to everybody, not just people who come to me. आप कुछ try करके देखें sessions. If it works for you, brilliant. ठीक है. Money well spent. Right. If it doesn't work for you, so realize that in 3 or 4 sessions and let it go because it's very painful. Right. अब आते हैं कुछ myths पे. जैसे कि मेरी बच्ची के बाल पतले हैं, उसके बाल कम हैं क्योंकि गंज नहीं कराई थी बचपन में. No. So yeah, exactly. So no, forget about those myths को छोड़ दें, myths के बारे में भूल जाएं. बच्चों के बालों की बिल्कुल टेंशन ना लें. बच्चे बहुत resilient होते हैं. If they don't have hair today, they'll have it tomorrow. तो इसलिए उस चीज़ों की टेंशन ना लें. बस उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखें. गंज ना कराएं बार-बार. So पता है, we used to go through this trauma and torture when we were in Pakistan. My mother used to make us shave our hair. अब आप कहेंगे कि मेरे बाल शायद इसलिए अच्छे हैं. नहीं, ये वजह नहीं है. मैं पूछने लगा था वैसे आप खुद क्या करती हैं? Nothing at all. I promise you. नहीं, अम्मी ने तेल तो लगाया बालों में बहुत ज़्यादा. Okay, so I hate to bust this myth as well. Okay. So oiling आपकी स्कैल्प का मसाज करेगी, आपका स्ट्रेस रिलीव करेगी, आपका सर there you go, स्ट्रेस गया, बाल वापस. हाँ, वो डेफिनेटली सारा कुछ करेगी, लेकिन आपके बालों को न्यूट्रली सप्लीमेंट नहीं कर सकती बिकॉज वो ऑयल आपके बाल एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. आपके बाल इज मेड ऑफ कैरेटिन. कैरेटिन इज जस्ट लाइक अ डेड प्रोटीन. ये बड़ा अच्छा टॉपिक आ गया जी. वो ऑयलिंग करते हुए स्कैल्प पे तो किया, पूरे बालों को तेल से चौपड़ दिया, यानी सिर्फ स्कैल्प पे करना है. आइडियली यस, नाइस जेंटल मसाज, नथिंग टू विग्रेस, बहुत इंटेंस नहीं होना चाहिए, एंड गेट इट डन. एंड नहीं जी, वो सैलून ठक ऐसे हाथ मारने लगता है चपेड़े मार रहे हैं सर पे. वो मसाज के नाम पे मार रहे होते हैं. सेटिस्फैक्शन भी नहीं होती है. एंड वो स्पेशल ऑयल्स, आई गेट आस्क्ड अ लॉट अबाउट स्पेशल ऑयल्स. आई प्रॉमिस हम डॉक्टर्स को नहीं पता इन टोटकों के बारे में. अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है तो वो
ड्रामा कर रहा है तो उसकी बात ना माने, अम्मी से जाके पूछ ले, अम्मी को ज़्यादा पता होगा टोटकों के बारे में। हमारी रिसर्च इसके बारे में नहीं पढ़ाती। लेकिन ये जो माओ के टोटके हैं कभी कभी काम कर भी तो रहे होते हैं। आई नो आई विल नॉट डिस्प्यूट दैट। अच्छा, लेकिन वो ऑयलिंग पे लास्ट कमेंट, ये मसाज जेंटल करना है और सिर्फ स्कैल्प का करना है? जी, स्कैल्प। क्या ऐसा भी होता है समटाइम्स कोई रेजिस्टेंट हो किसी ऑयल के बारे में, किसी की स्किन किसी का स्कैल्प, या नहीं? So some people will say, so coconut oil is a naturally abrasive agent, तो हम लोग वो यूज करवाते हैं sometimes in conditions like psoriasis. So there are ointments which are based on coconut oil productions, तो उसमें ये होता है कि वो superficial layer skin की slough off करती हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, लाइक इफ़ यू हैव स्कारिंग, आपके स्कार्स हैं, धब्बे हैं, सबोरिया, डैंड्रफ में भी, तो वो ऊपर की लेयर जब पील ऑफ करेगा तो आपका शैम्पू ज़्यादा अच्छा आपको क्लेंस करेगा। आपकी जो भी चीज़ होगी पेनिट्रेट, यानी दवाई, सोराइसिस में दवाई ज़्यादा अच्छा पेनिट्रेट करती है वगैरह वगैरह। सो देयर आर सम इवन मिथिकल थिंग्स दैट वर्क रियली वेल एंड पीपल यू विल नो योरसेल्फ। आपको खुद पता होगा कि आपको ऑलिव ऑयल सूट करता है, आपको सरसों का करता है, रोजमेरी करता है वगैरह वगैरह। लेकिन कोकोनट वायरल at larger picture suitable है? Not necessarily. Some Not people don't do necessarily. well with coconut oil. Some say कि dries them out too much. तो ज़्यादा peel off कर दे skin तो dry भी कर सकता है। Okay. बहुत ज़्यादा blow dry करने से बालों का जो बेड़ा गर्क होता है उसका क्या इलाज है? Heat will always damage your hair. Right. So heat will damage your hair in ways that you can't imagine. तो वो आपके बाल थिन करेगा, गिराएगा। आपके बालों के 3 फेजेस हैं ग्रोथ के, तो डॉर्मेंट फेज है, एक्टिव फेज है, शेडिंग फेज है। हीट से आप अच्छे एक्टिव बालों को भी शेडिंग फेज में ला रहे हैं, क्योंकि आप स्ट्रिप कर रहे हैं उनके नेचुरल ऑयल्स, नेचुरल कैरेटिन लेयर्स। सो हीट विल ऑलवेज डैमेज इट। लेकिन अब फैशन भी तो करना है, सो दैट्स द प्रॉब्लम एज वेल। और फिर अच्छे डॉक्टर का क्या फायदा अगर आपको वो फैशन सारा बंद करा दे। सो आई वुड से कि इन लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक नॉर्मल अमाउंट्स। So don't overdo it, don't like heat treat your hair every day, और heat protecting serums लगाएं, वो help करते हैं। फर्क पड़ जाता है। जी, वो help करते हैं। अच्छा, अगर छोटी बच्चियों की हम बात करें, कुछ माएँ होती हैं बड़ा कस के पोनी बनाती हैं या ब्रेड बनाती हैं, क्या उससे उनके बाल खराब होते हैं या कि बच जाते हैं? नहीं, so traction alopecia is a real problem. So people who are from Africa, African countries, they have weaves. तो उनके खींच के अगर आप नोटे वो छोटी-छोटी जो चुटियां बनी होती है, तो they have very bad cases of traction alopecia. तो उसमें पूरी गंज हो जाती है। आपकी भी अगर नेचुरल पार्टिंग है, तो बंदों की जैसे फॉर एग्जांपल साइड पार्टिंग्स होती हैं, मिडिल पार्टिंग होती है, तो सबसे पहले पार्टिंग में बाल गिरते हैं। उसकी वजह यही है कि आप बार-बार उसे खींच रहे हैं उधर से। पा लूं? बड़े अच्छे टिप्स भी आप साथ दे रही हैं। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रूबिया साथ मौजूद थी। और जिस स्ट्रेस से बाल गिरते हैं ये तो हमने ज़रा डिस्कस किया, तो स्ट्रेस कम करने के लिए आपको उसकी रूट कॉज पर जाना पड़ेगा कि स्ट्रेस आखिर क्यों है। शौहरों का स्ट्रेस आज चूँकि सबीन ने, मैं खुल के बोल सकता हूँ, अगर बीवियाँ ज़्यादा तंग कर रही हैं, आपको ज़्यादा डिमांड्स करें, तो आप उन्हें बैठ के समझाएं कि फिर मैं गंजा हो जाऊँगा, तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। मुलाकात कराते हैं आपकी एक बाहिम्मत शख्स से। एक मोटिवेशनल कहानी मैंने कल रिकॉर्ड की है, आपके साथ शेयर करते हैं। सुबह से आगे में आज एक और कहानी के साथ हम हाजिर हैं। ये कहानी है एहतशाम अली की। वो 6 महीने के थे कि टाइफाइड हुआ, पोलियो हुआ, चल फिरने से कासिर हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आगे बढ़ने की उनकी जुस्तजू, उनकी लगन, वो इतनी सच्ची, इतनी पक्की, आज हमें इस्लामाबाद की सड़कों पर वो हैंड साइकिल चलाते नजर आते हैं। क्या है उनकी कहानी, आज उन्हीं की ज़बानी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एहतशाम अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं एहतशाम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा एहतशाम, जब हम इस 3 पहियों की साइकिल को देखते हैं तो हम कहते हैं ट्राई साइकिल, लेकिन ये हैंड साइकिल है। ये थोड़ा बताएं इसके बारे में। दरअसल ये हैंड साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हैंड बाइक और हैंड साइकिल इसको कहते हैं। ये दरअसल मुझे मिली थी अजमल शामिल फाउंडेशन की तरफ से, जब मुझे 22 जुलाई 2023 को फाउंडेशन ने सिंगापुर बुलाया था। उधर एक डिस्टेंस चैलेंज की वजह से मैं उधर गया था। अच्छा। तो उधर 60 किलोमीटर माशाल्लाह मैंने इस पर पहली दफ़ा सफ़र किया था, और अभी फाउंडेशन ने कहा है कि जी आप इसकी ट्रेनिंग करें और मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं। तो अभी इस्लामाबाद जो मैं आया था वो एंटी स्मोक के हवाला से मैं इधर पार्टिसिपेट किया है इस्लामाबाद में, जो हमारी 3 दिसंबर को रैली थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। इस वजह से मैं इधर आया, और गुजरांवाला से मैं हैंड साइकिल पे ही आया था इस्लामाबाद। मुझे 2 दिन लगे। और इस 2 दिन में कहाँ रुके? 2 दिन में पहला मेरा स्टे था दीना में, 122 किलोमीटर एक दिन में मैंने सफ़र करने के बाद स्टे किया था दीना में। उसके बाद फिर दीना से लेकर रावलपिंडी का 90 किलोमीटर का मेरा सफ़र था, जो वो मैंने तय करके इधर स्टे किया फिर रावलपिंडी में। थकते नहीं हैं?
नहीं, यही तो ट्रेनिंग है। दरअसल मेरी राइड मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। ये मुझे एक्सपीरियंस करना थी, ये जो चढ़ाइयाँ हैं और ये एडवेंचर थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस करना था, इसलिए मैंने राइड को अपनाया। कोई चढ़ाई ऐसी भी होती है जहाँ पर आकर आप भी कहें बस हो गई है? जी ऐसा होता है, क्योंकि चूँकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो अनएक्सपेक्टेड चढ़ाइयाँ आती रही हैं जो काफ़ी लंबी थी, जिनके बारे में मैंने सुना भी था रास्ते में भी और उनको फिर एक्सपीरियंस किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये मेरी स्ट्रेंथ गेन करने में काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल हुई हैं। साथ भी कोई आता है? नहीं, साथ नहीं है, अकेले ही आया हूँ मैं। अच्छा, तो अकेले गुजरांवाला से इस्लामाबाद घर वालों ने क्या कहा? दरअसल ये चीज़ें मैंने कोशिश की है घर वालों को कायल करने की कि मुझ में ये सलाहियतें हैं कि मैं सोलो राइड भी कर सकता हूँ और ये जो ट्रैफिक है इसके खौफ से मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हिम्मत मिल जाती है और स्पेशली जो लोग इनकरेज करते हैं उसकी वजह से मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। लोगों का रवैया बड़ा अच्छा रहता है माशाल्लाह। और इससे पहले आपने ट्राई साइकिल पर गुजरांवाला से कराची तक का सफ़र भी किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 14 दिनों में। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 2017 में मैं गया था ट्राई साइकिल पे और सबसे जो बड़ा चैलेंज था मेरे लिए वो मौसम था, क्योंकि पंजाब में थोड़ी सी सर्दी थी, जनवरी में गया था मैं, तो सिंध में ज़रा गर्मी थी। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लोगों का भी बड़ा अच्छा रवैया रहा है और बाकी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा है वो एक्सपीरियंस। जब हम बात करते हैं कि स्पेशल पर्सन्स की, उनके लिए हम देखते हैं कि फैसिलिटीज़ कम हैं। जैसे अगर आज भी हम किसी मॉल में या किसी बिल्डिंग में जाएं, रैम्प्स नहीं होते, व्हील चेयर्स वालों के लिए एक्सेसिबल नहीं होता। आपने कितने चैलेंजेस ऐसे फेस किए? सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक स्पेशल पर्सन के लिए या पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दरअसल वो जब किसी जगह पे जाना चाह रहा होता है, स्पेशली दफातर में एक तो व्हील चेयर नहीं होती और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ भी ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होता कि जहाँ स्पेशल पर्सन खुद ही मूव कर सके। वो हमेशा किसी ना किसी के इंतज़ार में रहता है कि जी मेरे लिए कोई आए, अब देखे मुझे तो फिर मैं इधर से उधर जाऊँ। तो वो जो बंदा है उसको भी बड़ा अनोइंग सा महसूस होता है ना। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो इस चीज़ को बर्डन महसूस कर रहा होता है कि यार मैं अब इसको कैसे कहूँ कि मुझे यहाँ से वहाँ तक ले जाए। तो ये जो हमारे इदारे हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और व्हीलचेयर ख़ास तौर पर होनी चाहिए, और जो वाशरूम्स हैं इनका भी ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए कि स्पेशल पर्सन आसानी से उन जगहों पे जा सके। तो ये सारे मामलात उसको अकेले फेस करना पड़ते हैं। अगर ये सहूलियात उनको दी जाएं तो मेरे ख्याल में किसी को परेशान किए बगैर अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे, और रैम्प्स के बजाय हमें तो वो बिल्कुल स्लाइड्स लगती हैं, वो जितनी एलिवेशन उसकी होती है। जी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और डेंजरस भी। हाँ जी, डेंजरस भी है। वो काफ़ी स्टीप बना देते हैं उस चीज़ को, वो दिखावा करने के लिए दरअसल बना दी जाती है कि जी हमने ये स्पेशल पर्सन के लिए ये किया हुआ है, लेकिन स्पेशल पर्सन वो अपनी मदद आप नहीं चढ़ सकता जब तक आप उसको कंफर्टेबल रैंप नहीं बना के देंगे। अगर वो अकेला आ गया है सफ़र पे या वैसे उसे कोई काम है किसी दफ्तर में, तो अगर रैंप बना हुआ है वो उस पर कंफर्टेबल है तो वो आसानी से खुद जा सकता है। जैसे मैं ज़्यादातर अकेला ही होता हूँ, तो मुझे अगर स्टीप ऐसा रैंप मिल जाए तो मेरे लिए दिक्कत होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई दूसरा बंदा बाउंड होके अपना काम छोड़ के मेरी हेल्प को आ जाए, तो वो चीज़ें ज़रा मेरे लिए मुनासिब नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही करता रहूँ, जो भी मैं माशाल्लाह अपने मामलात हैं उसको डील करता रहूँ। ज़बरदस्त। हैंड साइकिल ये बाकायदा एक स्पोर्ट्स है? जी ये स्पोर्ट है और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले होते हैं, टाइम ट्रायल, डिस्टेंस चैलेंज और रेसेस इसकी होती हैं। तभी मुझे फाउंडेशन ने कहा कि आप इसकी ट्रेनिंग करें, वो फाउंडेशन मुझे स्पॉन्सर करती है। और इसके साथ किस कंपटीशन में जाने का इरादा है? अभी दरअसल इसकी ट्रेनिंग काफ़ी टाइम लेती है क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है बाजुओं पे ये सारा मामला होता है ट्रेनिंग का, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लूं। अच्छा, और मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ने की लगन वो कैसे पैदा करते हैं? दरअसल ये एक ज़िंदगी में मूव ऑन होने का बहाना है। मतलब मेरे पास अभी डिसेबिलिटी है लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रा भी नहीं सोचता। तो अगर हम मूव ऑन करना चाहते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में मकासद को अपनाना पड़ता है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है तो हम गिव अप जल्दी कर जाएंगे और मायूस हो जाएंगे। हम अगर मूव ऑन करते रहेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद को अपना के अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तब हम दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाएंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। शायरी भी करते हैं?
ना जज़ाकल्लाह, ये दरअसल एक्सपीरियंस है। तो मैं नहीं चाहता कि जिन मुश्किलात में मैं हूँ या गुज़र रहा हूँ वो दूसरे स्पेशल पर्सन गुज़रें, लेकिन स्पेशल पर्सन को अपने हिस्से का काम ज़रूर करना चाहिए। वो इन चीज़ों में किसी पे उम्मीद लगाना, तवक्कुआत करना, घर बैठे सारा कुछ उनको मिल जाए, ऐसी चीज़ें हैं नहीं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे, अपना एक ट्रैक नहीं बनाएंगे, उनके लिए कोई भी नहीं आएगा, कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। ये उनके जहन में अल्लाह जाने क्या चीज़ है कि वो कुछ करना नहीं चाहते। तो ये हमने देखा भी है। ज़ाहिर मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन जब बात डिसेबिलिटी या डिफरेंटली एबल्ड की है तो वाकई हमने देखा कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई सपोर्ट करेगा। ज़रा समटाइम्स सपोर्ट रिक्वायर्ड भी, एक तो सोसाइटी ने सपोर्ट फराहम करनी है, इदारों ने करनी है, माहौल ऐसा होना चाहिए, कंडीसिव इन्वायरमेंट उनके लिए ऐसा होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो आपने बात की, बहुत ही अलग बात मुझे लगी, क्योंकि मैंने कभी ऐसी बात सुनी नहीं जब वो कहते हैं कि अपने हिस्से का काम करना है। बुनियादी तौर पर यही तो हमारी गलती है, हम अपने हिस्से का काम ही तो नहीं कर रहे। जी जी, यही मसला है जिसकी वजह से हम पीछे हैं, इंडिविजुअली भी और वैसे भी हम एज अ नेशन भी इसी वजह से पीछे हैं कि हम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे होते। हम दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट हो रहे होते हैं जो अपना काम छोड़ के आपका कैसे कर सकता है। मतलब हम कोशिश करते हैं हम दूसरे पे बर्डन डालें अपने हिस्से का भी, और जो हमारे हालात हैं, मुश्किलात है, उसके लिए हम किसी को और को इल्ज़ाम देने के लिए मतलब कोशां रहते हैं कि जी हमारे हालात का वो जिम्मेदार है। ये भी गलत है। बहुत शुक्रिया तो शाम साथ मौजूद थे, और ज़ाहिर हमारी ये कोशिश थी कि हम ये कहानी आप तक पहुंचा पाएँ कि आप भी ज़रा देखें मुश्किल हालात के बावजूद किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो बात उन्होंने की ना कि अपने हिस्से का काम हमें करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलात हों, कितने ही चैलेंजेस हों, जो अपनी जिम्मेदारी है, अपने हिस्से का काम है, वो बहरहाल हमें खुद ही करना है। अब वापस चलते हैं स्टूडियोज़। और अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी कहानी है या आप खुद ऐसी कहानी है, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम ट्राई करेंगे कि आपकी कहानी पूरी दुनिया तक लेकर जाएं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। सोशल मीडिया के इस दौर में हम सब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग दिन का ज़्यादातर हिस्सा फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और दीगर ऐप्स पर गुजारते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं कि अपने इन अकाउंट्स की हिफाजत वो कैसे करें, और अगर ये हैक हो जाएं तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से ज़रा हम देखते हैं कि बहुत से इश्यूज सामने आते हैं जब आपने अपने अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं किया होता। एट द सेम टाइम फ़ोन्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। ये कैसे होता है, क्यों होता है, हमें क्या करना चाहिए, डिजिटल स्पेसेस के नए चैलेंजेस क्या हैं, ज़रा एआई का दौर है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन के निगत दाद ने, आप यूएन सेक्रेटरी जनरल की हाई लेवल एडवाइजरी पैनल का हिस्सा है। माशाल्लाह ये भी एक एजाज़ पाकिस्तान के लिए कि आप एक महीना पहले इसका हिस्सा बनी है। निगत हमें लंदन से ज्वाइन के निगत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। निगत, बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आज भी देखें इतने अरसे बाद हम बात वही कर रहे हैं, हालांकि इसमें मुतअद्दिद शोज़ हमने किए कि कैसे प्रोटेक्ट करें, बट अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं हमारे फ़ोन्स, हमारे अकाउंट्स। क्या किया जाए? जी शुएब, ये एक लर्निंग प्रोसेस है ना। देखें, डिजिटल लिटरेसी तो पार्ट एंड पार्सल होनी चाहिए हमारे निसाब का, लेकिन मीडिया वो रोल अदा कर रहा है। तो बार बार लोगों को बताना कि किस तरीके से अपने आप को सेफ और सिक्योर करें, बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज़ी से एडवांस हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो थ्रेट्स या जो चैलेंजेस कुछ साल पहले थे, अब वो वैसे नहीं हैं, अब सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। जैसे AI के दौर में जेनरेटिव AI, मैनिपुलेटिव मीडिया, डीप फेक्स जिनको हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जब लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और जब हम टेक्नोलॉजी कहते हैं उसका मतलब है कि आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप और जो ऐप्स आप इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क, आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी क्या फीचर्स हैं। और अगर सर्टन सिचुएशंस में आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, किसी और के पास उसका एक्सेस या रसाई मुमकिन हो जाती है, या आप कंप्लीटली अपना अकाउंट लूज कर देते हैं, यानी कि कोई हैक कर लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप्स हैं जो आपने लेने हैं। वो उन्हीं ऐप्स के अंदर आपके पास ये सारी मालूमात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे कुछ चंद एक ऐप्स लाइक इंस्टाग्राम और एक्स जो फॉर्मली ट्विटर था, या फेसबुक या टिकटॉक, इनके अपने प्लेटफॉर्म के अंदर हेल्प सेंटर बने हुए हैं।
अगर किसी को वो नहीं भी मिलते तो वो बहुत आराम से गूगल पे सर्च करें कि मैं अपना इंस्टाग्राम का हैक्ड अकाउंट कैसे वापस लूं, तो वो स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें आ जाएंगी कि आपने क्या करना है। लेकिन शोएब सबसे की चीज जो है वो है आपका पासवर्ड, कि आपका पासवर्ड कितना मजबूत है। आपके मोबाइल फोन के पासकोड से लेके आपके एप्स और ईमेल्स और सोशल मीडिया नेटवर्क जिनको भी आप इस्तेमाल करते हैं वो कितना मजबूत पासवर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आया आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किया है या नहीं। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है कि अगर आपका पासवर्ड किसी को पता लग भी जाता है और वो एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो अगर आपने अपना मोबाइल नंबर उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराया हो तो आपको मैसेज आ जाएगा, या आपको अगर आपने ईमेल दी हुई है तो ईमेल आ जाएगी, और वो आपको प्रोटेक्ट करेगा किसी थर्ड पार्टी की रसाई से कि वो एक्सेस ना कर सकें। तो ये चंद एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही बुनियादी चीजें हैं सिक्योरिटी की जो हर और निगत, क्या पासवर्ड हमें एक खास वक्त के बाद तब्दील करना चाहिए? इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल शोएब, करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि बहुत सर्टेन जगहों पे जब हम लोग मुस्तकिल अपनी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके काम की जगह, मेरे काम की जगह, घर पे, आप जब अपना आप इतने नॉर्मल तरीके से अपना पासवर्ड टाइप कर रहे होते हैं कि बहुत से लोग जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो उनको पता लग जाता है कि बेसिकली ये क्या पासवर्ड है। इवन जब पासकोड लोग अपने फोन पे करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि अच्छा ये पासवर्ड या पासकोड क्या है, या वो जो जिस तरीके से वो करते हैं अपनी आई डोंट नो हाउ टू कॉल इट, बट साइन जो करते हैं अपने डिवाइस को लॉग इन करने के लिए। तो वो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि आप हर 2-3 महीने के बाद, अगर आप हर महीने नहीं कर सकते तो कम से कम 2-3 महीने के बाद अपना पासवर्ड जरूर बदलें, ताकि इर्द गिर्द के लोग जो कि गेस कर सकते हैं वो उनको ना पता हो कि आपका पासवर्ड क्या है। और इन एनी केस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी समटाइम्स आपकी डिवाइसेस खुद भी आपके पासवर्ड और इन सारी चीजों को स्टोर करती हैं। तो अगर डिवाइस चोरी हो जाती है मिसाल के तौर पे, राइट, तो कम से कम आपका पासवर्ड जो है वो चेंज होना चाहिए। और ये प्रैक्टिस एक्चुअली हेल्दी प्रैक्टिस है डिजिटल सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल ठीक है। और सोशल मीडिया कंपनीज ये कितना इवॉल्व हुई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम? जब इतने थ्रेट्स आते रहे हैं, इतने चैलेंजेस फेस करते रहे हैं यूजर्स, इन्होंने अपने आप को कितना इवॉल्व किया, कितना बेहतर किया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए? आई थिंक इन्होंने बहुत ज्यादा किया है। मिसाल के तौर पे जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी वो इसी वजह से कराई थी कि बहुत से लोगों के अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे, हैक हो रहे थे, और उनके पास कोई चारा नहीं था कि ईमेल के बाद क्या है, ईमेल के बाद कोई सिक्योरिटी स्टेप नहीं है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो उसने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है सिक्योरिटी को, कि आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है फौरन ही कि कोई आपकी डिवाइस एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये आप हैं? तो आप फिर आपको पता लग जाता है, अगर ये मैं नहीं हूं तो उसका मतलब है यकीनन कोई थर्ड पार्टी है। तो उन्होंने काफी ज्यादा इस पे काम किया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि यूजर जो है उस पे भी ये एक जिम्मेदारी है कि अगर आप डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नई एप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम उनको पढ़ें कि उन एप्स में क्या है, कितनी ये एप्स आपके अपने पर्सनल डेटा को एक्सेस कर रही हैं फोन में, राइट। बहुत से लोगों की ट्रैकिंग ऑन होती है, मुख्तलिफ एप्स एक्सेस करती हैं उनके तस्वीरों को, मुख्तलिफ एप्स उनके कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस करती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप उस एक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सो ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज या हैकिंग की बात नहीं है, ये भी है कि आपके मोबाइल में जो आपकी जाती चीजें हैं वो मुख्तलिफ एप्स जब आप इंस्टॉल करते हैं वो उनको रसाई दे देती हैं, लेकिन आपने उस रसाई को डिसअलाउ करना होता है। तो क्या आप वो कर रहे हैं एक्टिवली या नहीं कर रहे हैं? ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसमें हम सारा एक्सेस देते हैं, कॉन्टेक्ट्स का भी, गैलरी का भी, पूरे फोन का एक्सेस देते हैं, जो कि हमें नहीं देना। अच्छा निगत, इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ऐड कीजिएगा कि जो रेगुलेशंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से रेगुलेशंस है कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो हम आए रोज़ ये खबरें देखते हैं, किसी का अकाउंट हैक हो जाना, फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, डाटा लीक हो जाना, किसी की ऑडियो सामने आ जाना, स्क्रीनशॉट्स, इस तरह की बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये इसीलिए है चूँकि रूल्स एंड रेगुलेशंस शायद हैं तो इसीलिए कि इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है।
शोएब, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान तो है और वो रहा है और वो रहेगा भी जब Okay. तक ये जो है प्रायोरिटी नहीं बन जाती हुकूमत की या जो भी रूलिंग पार्टी आती है कि हमने टेक्नोलॉजी को और टेक्नोलॉजी की ना सिर्फ डेवलपमेंट्स को बल्कि सिक्योरिटी को, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी नेशनल साइड पे नहीं, साइबर सिक्योरिटी सिटीजन साइड पे भी बहुत ज़रूरी बात है। और आप तब तक वो नहीं कर सकते जब तक आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो फुली इक्विप्ड ना हो, वो उसके पास पूरे रिसोर्सेज ना हो और वो इस तरीके से डेवलप्ड हो जो कि एडवांस साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस से डील कर सके और तैयार हो, जो रेडीनेस है वो मौजूद हो। लेकिन अभी वो नहीं है और मेरी ये प्ली है, मैं हमेशा ये प्ली करती हूँ कि प्लीज जो गवर्नमेंट आए, हमारी अपने जो शहरी हैं ये डिमांड करें कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में ये रखा है कि हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएं? कितना टेक्नोलॉजी जो है वो उनके मैनिफेस्टोज में आगे है, और जब तक वो नहीं होगी, उनकी विल में नहीं होगी, वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं होगी, तो नहीं हमारी करेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट नहीं एडवांस हो सकती और शहरी जो हैं वो उनको खुद ही ये मेहनत करनी पड़ेगी कि वो अपने आप को महफूज करने के लिए सबसे पहले वो उनको स्टेप लेना पड़ेगा और बाद में फिर लॉ का जो इस्तेमाल है वो आता है। अच्छा, और अगर हम एआई की बात करें निगत, एआई के दौर में क्या नए थ्रेट्स, नए चैलेंजेस हैं हमारे डेटा को? बिल्कुल, ना सिर्फ नए चैलेंजेस हैं बल्कि खौफनाक चैलेंजेस हैं। अच्छा। और जहाँ पे एआई, जनरेटिव एआई की बात हो रही है, वहाँ पे इनोवेशन की बात हो रही है, वहाँ पे उनके नुकसानात की भी बात हो रही है। हम काफ़ी ज़्यादा डिबेट देख रहे हैं, बहुत कोई एक्सट्रीम पे डिबेट्स हैं कि काफ़ी फ़वाइद है एआई के और ये दुनिया चेंज कर देगा, जो कि यकीनन होगी, लेकिन उसके जो नुकसानात हैं उनको भी साथ साथ हमने देखना है, परखना है। यही हमारा काम जो है वो यूएन की जो हाई लेवल बॉडी है सेक्रेटरी जनरल की, उसमें हमारा यही काम है कि हमने ये परखना है कि एआई, जनरेटिव एआई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके क्या फवाइद हैं लेकिन क्या नुकसानात हैं और उसको गवर्न कैसे करना है, ना सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट्स बल्कि ब्रॉडली भी, ग्लोबली भी, कि हमें कोई ग्लोबल बॉडी चाहिए। इसमें बहुत ही बेसिक सी मिसाल डीप फेक जैसे हैं, एआई जनरेटेड इमेजेस जो हैं। अब कुछ ऐसे इमेजेस और वीडियोस होती हैं जिनको देख के पता लग जाता है कि ये फेक है, राइट? और लेकिन जो एआई जनरेटेड इमेजेस, वीडियोस और इवन ऑडियोज, लाइक लोग आपकी जो आवाज है उसको भी कॉपी करके, तो उसमें फर्क करना कि असली क्या है और नकली क्या है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इसी वजह से इस वक्त एआई जो कंपनीज हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जैसे चैट जीपीटी है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उनको पुश किया जा रहा है कि वो किस तरीके से एआई जनरेटेड मीडिया जो है, इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो, वो वाटर मार्क उन पे लिखा हो कि ये एआई जनरेटेड है। अदरवाइज आम लोग जो हैं, लेमैन, वो नहीं फर्क जान पाएंगे, और इवन पढ़े लिखे लोग भी जिनको टेक्नोलॉजी का पता, जिनको फर्क पता है फेक न्यूज़, और ऐसी नहीं कर कुछ खबरें निगत रिपोर्ट हुई, चंद दिन पहले भी एक खबर इस तरह की रिपोर्ट हुई कि एक एआई जनरेटेड पिक्चर थी किसी लड़के के साथ और उसके लड़की के ख़ानदान वालों ने जिस तरह से फिर रिएक्ट किया, तो ऐसी सारी खबरें आई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि बिल्कुल उस पर लिखा होना चाहिए कि एआई जनरेटेड है, ये बहुत अहम है। निगत, लास्ट में जितना आपने समझा, पढ़ा, हैकर्स पाकिस्तान के डायनामिक्स को समझते हुए प्लीज गाइड कीजिएगा, हैकर्स किसको टारगेट करते हैं, हैकर्स कैसे टारगेट करते हैं? अगर एक छोटी सी एग्जांपल में कोट करूं तो जो मैंने देखा कि वो लालच देते हैं, कमाएं जी, आप एक दिन में इतना कमा सकते हैं, अच्छा आप इस लिंक पर जाएं, अब आप ये करें, अब आप ये करें, इस तरह आपको हैक करते हैं। आप प्लीज शेयर कीजिएगा इस पर। लेकिन शोएब, वो होते हैं स्कैमर्स, ठीक है? अब उनका मकसद जो है वो बेसिकली एक्सटॉर्शन है, आपसे पैसे वसूल करना, किसी तरीके से पैसे निकालना, और फिर वो जब लोगों को कहते हैं कि आप ये करें तो आपको ये पैसे मिलेंगे, ये इधर इन्वेस्ट करें तो ये होगा, या वो बहुत एक पुराना तरीका था, हमारे ज़माने में होता था कि कीनिया का शहजादा जो है वो ईमेल आती थी कि अब मेरी जायदाद आपकी है, तो इस तरह की। लेकिन अब वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है। अब
جو ہے لوگ آپ کو ایسا جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور جب آپ اس میں پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ نہ صرف اپنی منی لوز کر جاتے ہیں بلکہ آپ اپنی بہت سی اپنی ذاتی معلومات، اپنے جو ہے وہ پرسنل اکاؤنٹس کا ایکسس بھی لوز کر جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے اور مزید پیسے آپ سے بٹورے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ قسم ہے. دوسرے ہیکرز کی یہ قسم ہے جو کہ ہم نے زیادہ جو ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں وہ جیسے کوئی آپ کو اسپیسیفک ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز آف دا ورک دیٹ یو ڈو. مثال کے طور پہ جیسے صحافی ہیں یا جیسے کوئی پولیٹیشین ہے یا ایون ینگ لڑکیاں جو ہیں تو ان کو ٹارگٹ باقاعدہ کر کے تو ہیک کیا جاتا ہے تاکہ ایک سرٹن مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں. ہمیں سب کو بڑا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے اس ڈیجیٹل اسپیس میں. نگہت داد بہت شکریہ ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت دیا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.